हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, आजकल हम बीएससी थर्ड ईयर के ऊपर काम कर रहे हैं और उसमें आज हमारा डे 7 है। जी हाँ, डे 7 है आज हमारा। ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको ज़रूर से देख लेना, चाहे बाद में देख लेना। ठीक है। हमारी बुक चल रही है सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपको पता होगा थर्ड बुक है आपकी ये। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर वालों की। ओके। आज का हमारा टॉपिक है, आप सभी को पता होगा हमारा पढ़ने का तरीका क्या है। हम थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जो क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में और जो बुक के क्वेश्चन है, दोनों को करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप सभी को पसंद आएगा ये लेक्चर। और प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और 6 लेक्चर भी देख लेना, चाहे बाद में देख लेना। और ज़्यादा संख्या में जुड़ने की कोशिश किया करो लाइव। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट की डायोड एंड पीसी डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं पीसी डायोड। ठीक है। तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन भी आज मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस पीवाईक्यू, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे होने वाले हैं ना, पीवाईक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। और फिर भैया बताना चाहता हूँ आप सभी से, किसी को कोई बाहर से चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं करा रहा हूँ बस उतना कर लेना, और करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ इतना बहुत सफिशेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। क्योंकि मैं आपको सारे अनसोल्ड करा दूंगा जितने भी पेपर में आए हुए, अलग से कुछ बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन भी बन कर आएंगे अभी। देखो, एक मैं आप सभी के लिए सोच रहा हूँ, मुझे बताना। क्योंकि यार कुछ लोग आप लाइव नहीं आते, इस वजह से कहता हूँ लाइव आने की कोशिश किया करो। यानी अपनी एक हैबिट बना लो कि भैया लाइव 1 घंटे के लिए हमको पढ़ाई करनी है, चाहे कुछ हो या ना हो। ठीक है। अगर आपको मंजूर हो तो भाई मैं आपके लिए एक चीज़ और तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिस बैच मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले कि प्रैक्टिस बैच आपका बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है। तो भैया आपको पता है कि यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रैक्टिस बैच हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है। बताओ कब लाया जाए? बताइए आप सभी, कब लाया जाए आपका प्रैक्टिस बैच? देखो, अभी पढ़ाई कर लेंगे, टेंशन मत लेना, अभी पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है। ये बताओ प्रैक्टिस बैच आपका कब लाया जाए? ठीक है। जो इसको ऑफलाइन देखेगा वो काट के ही देख लो थोड़ा सा, नहीं तो आप कहोगे सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। प्रैक्टिस बैच कब लाया जाए ये बताओ। और ये आपका मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। अब ये बताओ कब लाया जाए? भैया ये जब लाया जाएगा जब आपकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अभी 4 5 6 या मुश्किल से 50 60 बच्चे हैं पढ़ने वाले। ठीक है, 50 60 बच्चे हैं, तो यार उन्हें क्या प्रैक्टिस कराऊँ यार? और ज़्यादा संख्या में जोड़ो स्टूडेंट को, अपने कोई दोस्त है उसको जोड़ो कि भाई प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। तो यार आप सभी को मतलब आना चाहिए ना। क्योंकि यार बताऊँ, लोग पैसे ले लेके प्रैक्टिस कराते हैं यार, यहाँ यहाँ पे फ्री में मिल रही है। वैसे किसी ने सही कहा है कि अगर कोई चीज़ किसी को मुफ्त में मिल जाए ना तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठाता, ये सोचता है यार बेकार चीज़ मिल रही है। ठीक है। तो कोई बात नहीं भैया, आपकी मर्ज़ी है, मुझे बता देना एक बार। देखो, ये सारे क्वेश्चन करेंगे हम, 1 2 3 4, बहुत सारे क्वेश्चन है आज तो मेरे पास। कम से कम 20 30 के आसपास क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे। ठीक है। चलो आज की टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहले तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं बाबू आज। चलो, हमारा आज का टॉपिक है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। और 2 टॉपिक रह रहे हैं, मैंने आपको बताया था जैसे कि 20 या 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे टॉपिक, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन ही चलने हैं हमारे। ठीक है ना? ओके। और कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों आपकी दूसरी यूनिट चलेगी, क्योंकि कल आपका टेस्ट होगा, पता है ना? कल आपका होगा टेस्ट। कल आपका होगा टेस्ट। ओके। कल क्या होगा आपका? कल होगा टेस्ट। कितने बजे होगा वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, जितने बजे भी होगा। इस वजह से कहता हूँ बेटा, टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके हमें ज्वाइन कर लो, महात्मा जी एजुकेशन, वहाँ पे सर्च करके हमको ज्वाइन कर लो। चलो अब क्लास की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर इतनी बात मत करो। ठीक है। चलो, हमारा आज का टॉपिक है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, पीसी डायोड, यानी बिंदु स्पर्श डायोड क्या होता है। देखो बेटा, अभी क्या होता है, हमें सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया हमें पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या भैया जो हम पीएन संधि डायोड पढ़ कर आए थे, क्या उससे काम नहीं चल रहा था जो आपने नया डायोड और बना दिया पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड? देखो सुनना, इसकी ज़रूरत हमको इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपका पीएन संधि डायोड था ना, उसमें अधिक आवृत्ति पर उपयोगी नहीं हो रहा था। मतलब जो आपका पीएन संधि डायोड जो हम पढ़े थे, ये कि पी, ये एन, ये ठीक है, ये जो अगर मैं इसको अधिक आवृत्ति दे दूँ ना तो ये अधिक उपयोगी नहीं था। अब क्यों नहीं था उसका भी रीजन मैंने लिख रखा है। देखो, अधिक आवृत्ति पर उपयोगी पीएन संधि डायोड इस वजह से नहीं था
क्योंकि आंतरिक संधारित्र उपस्थित था पीएन संधि डायोड के अंदर। पॉइंट समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं रिलेट कर रहा हूँ? देखो अब तुम कहोगे भैया बिंदु स्पर्श डायोड की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जो आपका पीएन संधि डायोड था ना वो अधिक आवर्ती पर उपयोगी नहीं हो पा रहा था। रीजन क्या था? क्योंकि उसके अंदर जो था ना, जो आपका पीएन संधि डायोड था, इसके अंदर जो था, इसके अंदर आंतरिक संधारित्र उपस्थित था। ठीक है, संधारित्र लगा होता है इसका अंदर। अच्छा अब पॉइंट को समझते हैं भैया। तो भैया अब इसका मतलब क्या? यानी ये आपका जो इस पीएन संधि डायोड है, आपका जो पीएन संधि डायोड है, ये उच्च आवृत्ति को नहीं झेल पा रहा। इसका मतलब ये झेल पाएगा जब भी तो इसका निर्माण हुआ है। तो बस आप समझ में आ चुका है आपकी पॉइंट कि बिंदु स्पर्श डायोड, एक सेकंड वेट, बिंदु स्पर्श डायोड उच्च आवर्ती एप्लीकेशन में यूज होता है। पहला पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू का कि बताइए भैया बिंदु स्पर्श डायोड का मतलब किस लिए यूज करते हैं? तो भैया ध्यान रखना उच्च आवर्ती एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। अब तुम एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भैया बिंदु स्पर्श डायोड का उच्च आवर्ती एप्लीकेशन में यूज क्यों होता है? क्योंकि इसका रीजन भी लिख रखा है मैंने। क्योंकि इसका जो होता है ना बेटा बिंदु स्पर्श डायोड, जो आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है, ये बिल्कुल छोटा सा डायोड होता है। ठीक है, छोटा होता है और निम्न जंक्शन संधारित्र होता है इसके पास। ठीक है, जो आपका जंक्शन संधारित्र होता है ना बहुत कम होता है, निम्न होता है। निम्न का मतलब बहुत लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल साइज होता है ना, इस वजह से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छा भी माना जाता है ये वाला संधारित्र। चलो अब यहाँ पे जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे आपके इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना, डायग्राम से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस वजह से मैंने आपके लिए डायग्राम बनाना जरूरी समझा, क्योंकि बुक में थोड़ा सा अटपटा सा डायग्राम दे रखा है, हो सके तो आपको समझ में भी ना आए, तो मैंने कोशिश करी इससे अलग बनाने की। ठीक है, देखना भैया इसमें क्या होता है बेटा। एक तो आपका देखो, ये जो आपका यहाँ पे ये है, ये होता है मेटल बेस। ये जो आपको दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये वाला जहाँ पे यहाँ पे पॉलिश नहीं कर रखी, ये वाली चीज़, ये आपका मेटल बेस होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना स्टोरी। ये जो इसके ऊपर रखा होता है, ये जो ऊपर रखा होता है, इसके जो ऊपर रखा हुआ होता है, इसको बोलते हैं एन टाइप वेफर। वेफर बोलते हैं, वेफर। समझ में आ रही है बात? अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझते रहो। इसको बोलते हैं एन टाइप वेफर। अब क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या काम करते हैं, इसके एक पॉइंट को, जो आपका एन टाइप का ये पॉइंट है ना, इसको एस आकार के तार के द्वारा ऊपर, यानी ये तो मेटल बेस था, अब ऊपर वाला क्या होगा, ये भी मेटल का ही होता है। ये जो होता है ना ये वाला, ये भी मेटल का ही होता है। इससे इसको जोड़ देते हैं, इसको इससे। किसके द्वारा जोड़ते हैं स्टूडेंट? एक एस आकार का तार होता है जिसको हम बोलते हैं कैट्स विस्कर वायर। ठीक है, या एक बात और बताना चाहूँगा आपको, एक नाम और मिल सकता है इसको देखने के लिए, कैट्स विस्कर डायोड। ठीक है, क्योंकि भैया इसका जो वायर का नाम होता है ना, इसके बेस पे इसका नाम भी पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं, इसको एक कांच के एनवलप में बंद कर देते हैं पूरे सिस्टम को। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट आपको प्राप्त होता है ना, जिसको आपने तार से ज्वाइंट करा था, वही उसको ही कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, एक जो आपका ये वाला एन क्षेत्र होता है ना, और जहाँ पे वेफर लगा होता है, देखो समझना इस चीज़ को। देखो इसमें एक एन टाइप का सिलिकॉन या जर्मेनियम का छोटा वेफर लगा होता है। देखो ये जो वेफर लगा रहा है ना पॉइंट वाला, ये आपका जो है ना, इसके अंदर जो वेफर लगा हुआ है यहाँ ना, एन टाइप वेफर, ये वाला जो है ना वेफर होता है, इसमें एन टाइप का सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है वेफर, छोटा सा होता है। इसकी जो मोटाई, अगर मैं बात करूँ, मोटाई इसकी होती है 0.5 नैनोमीटर, जो यहाँ पे वेफर लगा होता है इसके अंदर। ठीक है ना। अच्छा, जो उसका क्षेत्रफल होता है एरिया 1.25 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, अब तुम कहोगे भैया ऐसा ऐसा कैसे, मतलब कैसे यूज कर रहे हैं तार लगा के ऐसा, मतलब अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम ऐसा पढ़ रहे थे पी एन। और भैया तुम एक बात और बताओ। मैं कहा हाँ भैया बताओ। तुमने यहाँ एन टाइप लिया है, पी टाइप कैसा बनेगा? पर देखो, अगर हम इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी, उसको हम बढ़ाते रहेंगे, ऐसे मेटल बेस के नीचे से फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से जो होगा ना, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और यहाँ पे कुछ मतलब कुछ कंडीशन ऐसी आएगी जो ये यहाँ पे पी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो मतलब ऊपर लगा हुआ है, ये पी प्रकार की तरह व्यवहार करने लगेगा, तो आपका पी एन संधि बन जाएगा ना। पर ये जब बनेगा जब हम इसका टेम्परेचर या थोड़ा सा इसमें करंट इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जब, और कुछ टाइम के लिए बनता है। ठीक है ना। देखना इसमें एक एन टाइप का सिलिकॉन या जर्मेनियम होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि भैया जो आपका
पीसी डायोड होता है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड होता है। इसमें जो वेफर लगा होता है, ये इसका आकार कैसा होता है, इसकी मोटाई कितनी होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होता है एक बार और समझा दूंगा, पहले इसको समझ लो थोड़ा सा। वेफर को एक धातु के आधार पर रेडियो आवृत्ति की तरंगों द्वारा गर्म करते हैं। अब देखो, अब हम क्या काम करते हैं भैया, ये जो आपका वेफर यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये वेफर, इसको मेटल, यहाँ पे मेटल बेस है, यहाँ से हम रेडियो आवृत्ति द्वारा इसको हीट कराते हैं। हीट कराने पे देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, जैसे हम हीट कराते हैं, हीट कराने लगे, हीट कराने के पहले ही, मतलब हीट अभी हमने नहीं कराना, सुनो पहले, हीट अभी हमने कराना स्टार्ट नहीं करा, उससे पहले आपको ये तार जॉइंट कर देना ऊपर वाले इस वाले मेटल से, ठीक है। अब इसको हीट कराना उच्च आवृत्ति से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, और इससे जॉइंट करा देना, ठीक है, जॉइंट तो है ही पहले से। और जो हम जॉइंट कराते हैं ना, ये जो वायर होता है, जो ऐसा आकार का मैंने वायर बताया था ये वाला, ये गोल्ड का होता है स्टूडेंट, गोल्ड का। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि भैया जो कैट विस्कर वायर होता है किस एलिमेंट का बना होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, सिल्वर का, तो गोल्ड का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा भैया, कैट विस्कर वायर हो गया। अच्छा, अभी एक बात ध्यान रखना, तार में अत्यधिक धारा प्रवाहित करने से, मतलब जो आपका तार है ना, देखो जो आपका ये तार है ना, ये जो तार ऐसा आकार का जो तार है, तुम्हें पता है धारा कैसा बनेगी, जो आग हीट दे रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, क्योंकि एन टाइप में तुम्हें पता है बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीट दे रहे हैं नीचे से तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे और वहाँ पे कोटर बन जाएंगे, तो बस यहाँ पे पी क्षेत्र बन जाएगा आपका, इस वजह से कहते हैं पी एन संधि बन जाती है अगर इसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित करें इस तार में, ठीक है। समझ में आ रही है बात, अगर इस तार में बहुत अधिक धारा प्रवाहित करे ना, तो वो आपका पी एन संधि आपका बनकर तैयार हो जाता है, और इस प्रकार आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड काम करता है। बस एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि भैया जो इसमें तार में बहने वाली धारा है ना, वो अधिक होनी चाहिए, जब भी आपका पी एन संधि बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा अगर इसमें धारा की मात्रा अधिक नहीं है तो। एक बार फिर समझाता हूँ क्या चीज़ है इसमें। देखो मेन चीज़ है भैया इसका डायग्राम, एक बार और दोबारा से समझा रहा हूँ। पी एन संधि डायोड इसमें आवर्तिक उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है इसमें ये होता है, परंतु इसमें होता है, यूज होता है, क्योंकि होता है इसका छोटा आकार होता है, निम्न जंक्शन संधारित्र होता है, ठीक है, कैपिस्टेंस बोलते हैं संधारित्र को, ठीक है ना। अब हम क्या काम करते हैं, एक आपका ये मेटल होता है, एक मेटल बेस होता है, इसमें एक हम एन टाइप का वेबर लगा देते हैं। अब हम क्या काम करना स्टार्ट करते हैं, आपको पता है वेबर क्या का होता है, इसका आकार छोटा होता है, इसकी मोटाई इतनी होती है 0.5, और उसकी जो वो होता है एरिया जो होता है वो 0.25 के 1.25 के लगभग होता है। अब हम क्या काम करते हैं, जो आपका ये वाला एन टाइप वेफर है या मेटल बेस है, इसको एक तार के द्वारा दूसरे मेटल से जोड़ देते हैं, ठीक है। जो तार होता है वो गोल्ड का होता है, वो एस शेप आकार का होता है, उसको हम कैट विस्पर वायर भी कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे उच्च आवृत्ति देने लगेंगे मेटल बेस को। मेटल बेस में क्या होगा, तुम्हें पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और एन टाइप में ऑल्सो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते जाते यहाँ पे पी टाइप बन जाएगा ऑटोमेटिक। पर एक कंडीशन यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो तार है ना, इसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी जब भी आपका यहाँ पे कोटर बनेगा, यानी जब भी आपका पी क्षेत्र बनेगा, और इसके कारण ही आपको पी एन संधि देखने को मिलेगी। समझ में आ गई ना बात, पूरा मैंने जॉइंट करके बता दिया कैसे क्या हो सकता है। चलो अब एक टॉपिक और है ये आपका हल्का सा, देखो भैया अगला टॉपिक है, देखो एक ही क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, एक दो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे तो, पर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भैया जो आपका तार है ना, अगर इसमें अधिक धारा प्रवाहित करेंगे ना तभी पी एन संधि बनेगी आपकी, ठीक है ना। किसके लिए, पीसी डायोड के लिए, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के लिए। अगला टॉपिक है भैया, एक बार टाइम देख लेता हूँ कितनी मिनट हो गया, मैं 14 मिनट हुई है, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। देखो अगला टॉपिक हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, याद आ रहा है मेरे। अगला टॉपिक है धातु अर्धचालक संधि। अगर हम देखें लास्ट ईयर यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से, यानी ये बोलना चाहूँगा मैं इस टॉपिक से लगभग 100% यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ा है सभी से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, पर यहाँ से ये देखा जाता है हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि और वो छोड़ दो सारे क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, भाई साहब यूनिट में से 25 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब और टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट क्लियर है भैया। चलो अब तुम कहोगे भैया जैसे तुमने पढ़ाया था पी एन संधि डायोड,
पीएन संधि पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, तुमने पढ़ाया था भैया पीएन संधि। तो तुमने क्या काम करता, पी क्षेत्र लिया था और एन क्षेत्र लिया था, पी लिया था एन लिया था, और तुमने कहा था जो बीच की संधि होती है ना इसको बोलते हैं पीएन संधि। कहा था नहीं कहा था। अब मैं क्या काम करूँगा, ये कह रहा है धातु अर्धचालक संधि, यानी मैं एक धातु लूँगा और एक अर्धचालक लूँगा। सपोज करो ये मेटल है, ये सेमीकंडक्टर है, जो बीच की जो संधि होती है ना, बीच की जो संधि होती है इसको ही बोलते हैं धातु अर्धचालक संधि। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, पर ध्यान रखना ये जो संधि होती है दो प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है शॉटकी डायोड, समझ में आ रही है, एक होता है ओमनीय संपर्क, दो प्रकार का होता है। एक बार यहाँ से समझ लो, नहीं तो तुम कहोगे भैया इसमें तुमने अलग लिख रखा है। देखो धातु अर्धचालक संधि क्या होती है, यदि धातु और सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए, क्योंकि आपको पता है पीएन का मतलब क्या होता है, पीएन संधि की बात करूं तो पी और एन को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि प्राप्त होगी। ऐसे यहाँ पे धातु अर्धचालक लिखा हुआ है, यानी यदि धातु और सेमीकंडक्टर को, यानी बताओ कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाए तो उस संधि को हम बोलते हैं धातु अर्धचालक संधि। पॉइंट क्लियर है भैया। अच्छा, अब मैंने कहा था ये दो प्रकार की होती है, पर आपको बताना चाहूँगा आपके जो सिलेबस में वो दूसरे वाले का जिक्र नहीं है, बस मेंशन कर रखा दूसरा भी होता है, पर जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं वो पहले वाले से ही आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला पॉइंट है दिष्टकारी धातु अर्धचालक संधि डायोड, या इसको बोलते हैं शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस वो समझ लेना, क्वेश्चन आपका बना बनाया है बस। शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड। अच्छा, अब देखो शॉटकी डायोड हम पढ़ रहे हैं, शॉटकी डायोड, यह दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया था दिष्टकारी धातु अर्धचालक संधि डायोड, यानी इसका मतलब इसमें धातु होगा, ध्यान से सुनो, इसमें धातु होगा और अर्धचालक होगा, धातु होगा और अर्धचालक होगा, जब भी आपका शॉटकी डायोड बनेगा। पॉइंट क्लियर है। एक बार और सुनो, इसमें धातु होगा मतलब एक तो धातु होगा और एक अर्धचालक होगा, जैसा ऊपर पढ़ा कर आया हूँ ना, एक तो मेटल होगा एक सेमीकंडक्टर होगा, जब भी आपका क्या बनेगा, जब भी आपका शॉटकी डायोड बनेगा। अब तुम कहोगे भैया मेटल क्या हो सकते हैं, भैया मेटल आपका लोहा भी, मतलब मेटल आपका लोहा भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेटल, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में क्या होगा भैया, सेमीकंडक्टर में आपका एन टाइप का अर्धचालक होता है इसमें, ठीक है ना। देखो आप समझना इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू। देखो स्टूडेंट, जो डायग्राम में मैं बताऊंगा वही ऊपर सभी जगह वही लिखा मिलेगा आपको। देखो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, इसमें एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो नीचे होता है ये एन प्रकार का अर्धचालक होता है, पर यहाँ पे एक ऊपर लगा देते हैं जो यहाँ पे आपको मंदिर से दिखाई दे रहा है ना। देखो आपने देखा होगा ना, ऐसा ऐसा मंदिर सा होता है, अगर आप भोले के भक्त हो तो वहाँ पे पानी चढ़ाते हैं या जो भी है, ठीक है, तो वहाँ पे मंदिर में लगी होती है शिवलिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे होता है ये आपका धातु का होता है, धातु में सोना भी हो सकता है, चांदी भी होता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। ध्यान रखना, मेरे वर्ड पे ध्यान दो, सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। अब मैं इतना फोर्स पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भैया यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन बनकर आया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट, देखो अगर मैं इसको अग्राभिनत करता हूँ, अग्राभिनत का मतलब आपको पता है भैया बहुत अच्छे से, हाँ भैया पता है। अग्राभिनत अगर मैं इसको करता हूँ, अग्राभिनत कैसे कर सकता हूँ, देखो एन को निगेटिव और मेटल को अगर मैं पॉजिटिव से जोड़ दूँ तो अग्राभिनत होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो आपको मैं कई बार ये भी बता चुका, देखो पहले इसको पढ़ लो, इसमें क्या लिखा हुआ है। शॉटकी डायोड में संधि के एक और धातु, मतलब ये धातु होता है एक और, तो और एक और एन प्रकार का अर्धचालक होता है, जो इनके बीच की जो संधि बनती है ना, ये वाली जो संधि बन रही है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं क्या, शॉटकी डायोड, ठीक है। मतलब जो संधि बनती है ना उसको बोलते हैं शॉटकी डायोड में संधि, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात भाई यार। ये तो बताओ, जैसे मैंने पी और एन बनाया था, मैंने कहा था जो इसकी बीच की संधि होगी पीएन संधि होगी, ऐसे यहाँ पे देखो ये धातु हो गया, हाँ भैया हो गया, ये एन क्षेत्र हो गया, हाँ भैया, जो ये बीच की संधि बनी ना इसको ही बोलते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात, हाँ भैया आ गई। देखो याद हो, अगर मैंने तुम्हें कार्यफलन वर्क फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो नॉर्मली होता है सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है जबकि मेटल का कम होता है, क्योंकि मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूनतम ऊर्जा देकर ही निकल जाते हैं, इस वजह से मेटल का कार्यफलन कम होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में बहुत अधिक एनर्जी देनी पड़ती है हमको। इतना तो बताया था मैंने आपको लगभग 3-4 लेक्चर में, ठीक
303 लेक्चर में। अच्छा, पर यहाँ पे मैंने बताया था आपको उसी पॉइंट के बराबर मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, जबकि शॉटकी डायोड में उल्टा हो जाता है, मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है ज़्यादा होता है, सेमीकंडक्टर का कम होता है। अब देखो ऐसा पता क्यों होता है, ऐसा अगर ऐसा होता है ना इसमें, तो इसके कारणवश इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, इसी रीजन की वजह से हमको देखने को मिलता है कि अर्धचालक का जो फर्मी ऊर्जा स्तर है ना, धातु के सापेक्ष ऊंचाई पर होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो अर्धचालक का, सपोज करो ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये आपका मेटल है, तो जो आपका सेमीकंडक्टर का फर्मी ऊर्जा स्तर होता है ना, धातु के सापेक्ष बहुत ऊपर होता है। सपोज करो धातु का यहाँ पे होना चाहिए था, पर सेमीकंडक्टर का यहाँ पे होता है ऊंचे पे। क्यों होता है? क्योंकि भैया रीजन ये है आपके सभी के सामने। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि भैया बताओ कि शॉटकी डायोड में फर्मी ऊर्जा स्तर अर्धचालक और धातु के बीच फर्मी ऊर्जा स्तर किसका ज़्यादा होता है? तो याद रखना अर्धचालक का फर्मी ऊर्जा स्तर धातु के सापेक्ष अधिक होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। अब मैंने इसमें क्या काम करा, जो आपका शॉटकी डायोड ऊपर डायग्राम दिख रहा था ना, उसमें मैंने अग्र अभिनति लगा दी। अग्र अभिनत में आपको पता है क्या क्या होता है कि भैया, अग्र अभिनत का मतलब पता है, इसको मतलब पॉजिटिव से और उसको नेगेटिव से जोड़ना अग्र अभिनत कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके धातु में प्रवेश कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो मैंने क्या काम करा, इसको अग्र अभिनत में लगा दिया इस टाइप में। बैटरी दिख नहीं रही पर मैंने लगा के दिखा दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। तो आपको पता है एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन। पॉइंट को समझना, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते हैं। अब अगर मैं सपोज करो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसमें एंटर करने लगेंगे। क्यों करने लगेंगे? क्योंकि इसका विभव प्राचीर जो होता है ना, वो इसका संधि को तोड़कर निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि विभव प्राचीर का मान कम होता है इसके लिए, ठीक है ना। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी विभव प्राचीर संधि को तोड़कर धातु में एंटर करने लगेंगे, और इस प्रकार इसकी पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी, और जिसके कारण इसमें एक अग्र धारा बहने लगेगी जो अधिक होती है। ध्यान रखना, जो इसमें धारा बहती है ना, वो अधिक होती है, ठीक है। देखो मैंने बताया ना, विभव प्राचीर कम होता है ना, इस वजह से वो संधि को तोड़कर निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देखो एक बात ध्यान रखना, देखो हमेशा हमेशा के लिए जो विभव प्राचीर होता है ना, वो हमेशा संधि के, मतलब जो अवक्षय परत होती है ना, इसके बीच में ही होता है विभव प्राचीर। मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, जैसे मैंने आपको बताया था पीएन संधि जो डायोड होता है, उसमें विभव प्राचीर उत्पन्न होता है धन आयन और दाता आयन के कारण। बताया था ना, याद करो वो दिन, याद करो 4-5 लेक्चर जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इसका विभव प्राचीर कम होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इसको चीरते हुए इसमें एंटर करने लगेंगे, और जिसके कारण धारा बहने लगेगी, जिसको हम बोलते हैं अग्रधारा। और अग्रधारा का मान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये पूरी स्टोरी है इसकी। चलो भैया देखो मैंने सारा बता दिया आपको। अग्र अभिनति लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके धातु में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, अधिक अग्रधारा बहने लगती है, ठीक है। एक पॉइंट और, उत्क्रम अभिनति में अगर हम इसको उत्क्रम लगाएं, देखो आप इसको अग्र में भी लगा सकते हो, आप इसको उत्क्रम में भी लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, ये पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे आया था, ठीक है। देखो ऐसा फिक्स नहीं है, जैसे आपने पढ़ा था एलईडी जो होता है अग्र में ही लगेगी, जबकि आपने पढ़ा था जेनर डायोड जो होता है वो उत्क्रम में लगेगा। जैसे आपने पढ़ा था फोटो डायोड है वो उत्क्रम में लगेगा, पर जो आपका शॉटकी डायोड है इसका फिक्स नहीं है। अग्र में लगाओगे तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, वो मेटल में एंटर करने लगेंगे। मेटल कुछ भी हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो सकता है मेटल, ठीक है, ओके। पर जैसे हम इसमें उत्क्रम अभिनति लगाते हैं तो बहुत कम धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। मतलब क्या कहने का मतलब, देखो ऐसे, देखो सपोज करो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, तो ऐसी धारा बहने लगेगी एन टाइप की ओर को, ठीक है। तो इस वजह से इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता, इसमें उत्क्रम अभिनति का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है इसमें, ठीक है। इस वजह से हम इसको, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। एक बार और समझा दूंगा आप सभी के कहने पर। देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता है भैया, एक धातु होना चाहिए और एक एन टाइप का अर्धचालक होना चाहिए। दोनों की जो संधि होती है वही होती है शॉटकी डायोड की संधि, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जैसे हम इसमें बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन धातु में एंटर करने लगते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसमें, मतलब टेम्परेचर नहीं, अग्रधारा, मतलब बोल सकते हैं अग्र अभिनति जैसे इसमें लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करने लगते हैं, और जिसके कारण बहुत अधिक मात्रा में अग्रधारा बहने लगती है। पर जैसे ही हम इसको उत्क्रम अभिनति लगाएंगे तो
जो इलेक्ट्रॉन है ना, या जो धारा होती है वो विपरीत दिशा में हल्की सी बहती है, ज़्यादा नहीं बहती। ठीक है, तो और आपको पॉइंट को मैंने समझाया था अभी कि भैया ये जो यहाँ पे जो इसकी ये जो परत दिखाई दे रही है आपको, संधि दिखाई दे रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉन चीरते हुए धातु में चले जाएंगे। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि भैया इसका एवलांस भंजन बहुत कम होता है। और ध्यान रखना, अगर इसका एवलांस भंजन अधिक होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन चीरते हुए नहीं निकलते, और वही इलेक्ट्रॉन इसको चीर कर निकलते जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती। ठीक है ना, ये इस वजह से निकले क्योंकि एवलांस भंजन का मान कम होता है, इस वजह से। पॉइंट क्लियर हो गया भैया सारा? ठीक है, सारा क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। देखो आप ये और समझ लो, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है विसरण, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आए हुए हैं लास्ट ईयर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन। देखो विसरण क्या होता है, ज़्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा मैं समझा दूंगा इसमें क्या है। देखो, कणों के किसी समूह में कणों की संख्या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने के कण अधिक संख्या वाले क्षेत्र से कम संख्या वाले क्षेत्र में जो गति करते हैं ना, उसको बोलते हैं विसरण। मतलब देखो कैसे समझो इस चीज़ को। जैसे सपोज करो कणों का बहुत सारा समूह है, ये मान लो कणों का समूह है। अब देखो कैसे, मतलब ध्यान से सुनो। स्टोरी जनरेट करें, बताओ स्टोरी जनरेट करें इस चीज़ की। भैया स्टोरी जनरेट करके बताओ, ऐसा समझ में ना आता हमारे। देखो अब ये क्या हुआ भैया, ये रामू है अरे तुम क्या हो गए सर, फिर रामू आ गया। समझ में आ रही है बात? रुको अभी रामू को डायग्राम बनाकर समझाएंगे अच्छे से। कौन है बताओ, कौन है? रामू रामू रामू। रामू का स्वागत तो कर दो यार सभी, बोलो रामू का स्वागत है, रामू का स्वागत है। चलो मैं रामू का डायग्राम अच्छे से बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है भैया सभी, अब देखो ये आपका है भैया रामू। हाँ भैया ये रामू है। देखो भैया जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिसको वो समझ पता ही है पहले से, वो वीडियो को स्किप करके आगे चल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं चलता। ये रामू है भैया। रामू क्या काम करता है, अपने बहुत सारे दोस्तों को बुला लेता है कि भाई एक काम करना है, ये इसके दोस्त हैं। रामू क्या काम करता है, अपने दोस्तों को बुला लेता है और कहता है भैया दावत में चलना है आपको। भाई रामू के दोस्त कहते हैं भाई यार इतनी तो दावत भी नहीं आ रही आजकल, वैसे आप पता है दावत तो बहुत सारी आ रही है, पर रामू के दोस्त मेरी तरह हैं बिल्कुल। भाई एक भी दावत नहीं छोड़नी, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, दावत सारी अटेंड करनी है। ठीक है, और भैया तुम्हें तो पता है दावत में और क्या हो गए। ठीक है चलो छोड़ दो, दावत में क्या खाना वाना मिला है, बेटा बहुत बिगड़ रहे हो। ठीक है तो क्या काम करते हैं, रामू के कहने पे सारे दोस्त उसके साथ चलने लगते हैं। ठीक है, और लो भैया एक समूह में चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, और ये क्या काम करेंगे अब ये बताओ। सपोज करो रामू ने कहा कि 2 दावत हैं उसके पास, 1 2। रामू के पास कितनी दावत है, रामू के पास है 2 दावत। एक तो भैया अमीर घर से आई है दावत, एक आई गरीब घर से। तो ये बताओ पहले कौन सी दावत में जाएंगे? सर ये तो सोचेंगे पहला भैया वहाँ चलो, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, और फिर पेट वेट तो बढ़ ही जाएगा, फिर गरीबों के यहाँ पे चले जाएंगे। समझ लो अमीर गरीब का मतलब क्या होता है। अमीर गरीब का मतलब ये शादी अच्छी कर रहे हैं और ये ऐसी कर रहे हैं, मतलब कम टेम्परेरी। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे, पहले जाएंगे अमीर के पास, वहाँ की दावत मारेंगे, और फिर कहेंगे यार अब तो पेट वेट भर गया, चलो यार घूम के आ जा, क्या जा रहा है हमारा, तो चले जाएंगे गरीबों के पास। अब क्या हुआ, अब ये जो गति कर रहे हैं ना इस प्रकार की, इसको ही हम बोलते हैं विसरण। समझ में आई बात? क्या कह दी सर, आप तो बिल्कुल भी नहीं, विसरण डिफ्यूजन बोलते हैं इसको। ओके, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लो क्या होती है। देखो कणों के किसी समूह में कणों की संख्या भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होने पर कण अधिक संख्या वाले क्षेत्र से कम संख्या वाले क्षेत्र में गति करना ही विसरण कहलाता है। बस देखो एक बात ध्यान रखना, विसरण की डेफिनेशन का रट्टा नहीं मारना आपको। रामू वाली स्टोरी याद कर लो बस, क्योंकि आपका अगर क्वेश्चन बनाना है यहाँ से तो यही बनेगा कि भैया बताइए विसरण में जो कण गति करते हैं कहाँ से कहाँ तक करते हैं। बस तुम्हें पता है रामू पहले अमीर घर में गया था, फिर गरीब में, मतलब अधिक से कम की ओर गति करते हैं। बस ये क्वेश्चन बनेगा डेफिनेशन के अगर बना तो। क्लियर है भैया रामू वाली स्टोरी? एक बार और प्ले करके देख लेना जिसको समझ में ना आई रामू की स्टोरी। देखो विसरण तो हो गया भैया, विसरण का मतलब होता है अगर बहुत सारे कण हैं वो एक समूह के साथ गति कर रहे हैं अलग अलग, ये सब चीज़। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना हमको। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जेपी बराबर ई डी पी अपॉन डी एक्स। ई क्या होता है, ई वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो आप पढ़ कर आ रहे हो, बार बार पढ़ते हो। डीपी क्या होता है? देखो डीपी जो होता है ये होता है विसरण नियतांक। देखो अभी बताऊंगा पेपर में क्या क्वेश्चन आया था यहाँ से, बहुत अच्छे अच्छे 3-4 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो डीपी जो होता है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा जो जेपी होता है ना, जेपी, जेपी का मतलब क्या होता है? विसरण कोटर धारा घनत्व। ठीक है, इसमें हम 2 प्रकार के धारा घनत्व पढ़ेंगे, एक तो विसरण कोटर धारा घनत्व, एक हम पढ़ेंगे विसरण इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। ठीक है, तो भैया इसमें होता है ये है ना जेपी, ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसके जेपी अनुक्रमानुपाती होता है डीपी अपॉन डीएक्स के, एक्चुअली में यहाँ पे ई भी होता है, ठीक है ना, इसके अनुक्रमानुपाती होता है। पर जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो आपको पता है क्या, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं विसरण नियतांक डीपी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब तुम कहोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ जो यहाँ पे डीपी अपॉन डीएक्स लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे जो डीपी अपॉन डीएक्स फॉर्मूले में लिखा है उसका मात्रक होता है मीटर की पावर -4। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि इसका बताइए इसका मात्रक या विमा क्या है। ठीक है, विमा तो पता जाए ना, मीटर की होती है एल, एल की पावर -4 हो जाएगी विमा। ठीक है, पर अच्छा जेपी पूछ लेगा, जेपी का मात्रक क्या है, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होती है इसका मात्रक जो होता है। मात्रक से विमा भी निकालनी आती है, एम्पियर का मतलब ए होता है और मीटर का मतलब एल की पावर -2, ये इसकी विमा हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, डीपी का मात्रक ये होता है और एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम जेएन को बोलते हैं विसरण इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, पी का होता है मतलब कोटर, P4 पॉजिटिव होता है ना, N4 निगेटिव, तो जेएन को बोलते हैं विसरण इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ स्टूडेंट, एक हमारा संबंध होता है, बस इसमें यही पढ़ना है आपको थोड़ा सा। ठीक, फॉर्मूले याद रखने हैं बस, क्योंकि यहाँ पे मैं डेरिवेशन तो कर नहीं सकता भाई। अच्छा, एक आपका एक रिलेशन और याद रखना जो स्टैम पेपर में आया था 2017 के आसपास, यहाँ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। आइंस्टीन संबंध। देखो जो हमने विसरण विसरण कांस्टेंट पढ़ा है ना, उसका एक आइंस्टीन संबंध होता है, ये वाला पूरा का पूरा संबंध है। क्या होता है? देखो पी के अपोन में पी, एन के अपोन में एन और टी। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे याद रखना कि डी पी अपॉन म्यू पी इजिकल टू डी एन अपॉन म्यू एन। अब तुम कहोगे भैया डी पी और म्यू म्यू इसका मतलब क्या होता है? देखो आपको अभी बता कर आया हूँ डी पी का मतलब क्या होता है। भैया डी पी का मतलब होता है, आपने बताया था विसरण नियतांक, विसरण कांस्टेंट, विसरण नियतांक होता है। म्यू पी का मतलब क्या होता है भैया? म्यू म्यू का मतलब होता है, ऐसा याद रखना, म्यू का मतलब होता है गतिशीलता। समझ में आ रही है बात? हाँ भैया आ रही है। देखो एक्चुअली में प्रॉब्लम पता क्या होती है, एक्चुअली में हमारे पे क्वेश्चन बनाने नहीं आते, इस बात की तो हमारे में प्रॉब्लम होती है ना। तो बस अब देखो क्वेश्चन पेपर में क्या आया था, क्वेश्चन आया था पेपर में कि डी पी अपॉन म्यू पी, बस ये नहीं बोल रखा था, उन्हें बोल रखा था कि विसरण नियतांक और गतिशीलता का अनुपात किसके समानुपाती होता है? तो टेम्परेचर के समानुपाती होता है। तुम क्या कहोगे भैया कैसे, पागल हो क्या? देखो डी पी अपॉन म्यू पी किसके बराबर है भैया? के भी कांस्टेंट होता है। के क्या है? के भैया बोल्ट्जमैन नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है। अब तुम कहोगे भैया कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब क्या होता है भैया? देखो भैया जिसकी वैल्यू होती है ना फिक्स, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ई की भी वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट। तो बचा क्या भैया? बचा हमारा टी, टेम्परेचर। ये हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। बस यही क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाए कि डी एन और म्यू एन, मतलब डी एन आपको पता है क्या बोलते हैं? बताओ डीएन को क्या बोलते हैं भैया? आपने अभी बताया था विसरण इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और ये गतिशीलता, दोनों का अनुपात किसके समानुपाती होता है भैया? टेम्परेचर के। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है। समझ में आ रही है बात? आ रही है ना समझ में? हाँ भैया आ रही है। अब देखो अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूँ, नॉर्मल टेम्परेचर जो सामान्य टेम्परेचर होता है 300 केल्विन। 300 केल्विन का मतलब भैया 27 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात? अब तुम क्या होगा भैया केल्विन में, बस 273 ऐड कर दो ना, पागल हो? के बोल्ट्जमैन नियतांक जिसका मान इतना होता है, ई का मान इतना होता है। अच्छा भैया बस जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपका इतने के बराबर आ जाएगा। मैं कैसे करा भैया? भाई ये तो बताओ, पागल हो क्या? देखो टी का मान हमने रख दिया, ये रहा। के का मान हमको पता है, ये रहा। ई का मान हमको पता है। सारी वैल्यू जब पुट करोगे ना तो इसकी वैल्यू लगभग बराबर आएगी कितने के? 0.026 वोल्ट के। अब एक फॉर्मूला और याद रखना छोटा सा, गतिशीलता और मतलब चालकता और गतिशीलता के टर्म में याद रखना, सिग्मा बराबर होता है एन ई म्यू। ठीक है, ये 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भाई इसको अभी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन कर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए भैया, अब हमारी थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, जो हमारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब देखना तुम क्वेश्चन कैसे उड़ाओगे, धुआं धुआं कर दोगे। ओके, पहला क्वेश्चन है, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का मुख्य लाभ है क्या? रीजन है, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं हम, बताओ। लाभ क्या है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड का? डी ऑप्शन है, मतलब चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, A B C D, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो स्टूडेंट, एक काम किया करो आप, एक बार तो लाइव क्लास देख लिया करो, एक बार बाद में देख लिया करो। उससे क्या होगा, और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है पहले वाले क्वेश्चन का। गिनते रहे ना कितने क्वेश्चन कराऊंगा आज मैं। पहले वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक है? भैया तुमने बताया था पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में क्या क्या होता है, बताओ क्या क्या बताया था। याद करो वो बचपन वाले दिन। सर बचपन के कहाँ थी ना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, है ना। बताओ क्या बताया था पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में। भैया आपने ये बताया था पीएन संधि डायोड का यूज हम इस वजह से नहीं कर पाए, इसको इस वजह से बनाना पड़ा क्योंकि इसकी जो आपकी पता है छोटा आकार होता है और निम्न जंक्शन संधारित्र होता है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। भैया तुमने एक बात और बताई थी, इसमें एक एस शेप का वायर यूज करते हैं और यहाँ पे ये लगा होता है और यहाँ पे जो पॉइंट बनता है इसको बोलते हैं बिंदु स्पर्श डायोड, ये बताया था भैया तुमने। यहाँ पे एक वो रख दिया था और यहाँ पे इस प्रकार, और यहाँ पे हमने उच्च आवृत्ति बढ़ाई थी, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलते रहे थे और एक टेम्परेचर ऐसा आया था जो यहाँ पे पी क्षेत्र बन गया था, और इसी को बोलते हैं बिंदु स्पर्श डायोड, ये बताया था ना। पर भैया तुमने एक बात और बताई थी इसमें, कि इसमें जो तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा है ना, वो अधिकतम होनी चाहिए, जब ही आपका पी क्षेत्र बनेगा, अदरवाइज आपका पी क्षेत्र नहीं बनेगा। पी क्षेत्र का मतलब जो आपकी पीएन संधि बनेगी ना, जब ही बनेगी। देखो भैया कुछ बच्चों का यहाँ पे डाउट ये होगा कि भैया तुमने ये तो बता दिया था ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, और यहाँ पे ये लगा होता है इस प्रकार, और ऊपर उससे तार से जॉइंट करते हैं। तुमने कहा था भैया यहाँ पे एन क्षेत्र होता है, पी क्षेत्र कहाँ होता है इसमें, पी एन संधि कैसे बनाते हो आप? भाई देखो सुनो, जब इसकी उच्च आवृत्ति करते हैं ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल निकल कर धारा इसमें एंटर करती रहेगी और ऊपर बन जाएगा पी क्षेत्र, और जिस कंडीशन पे बनता है ना उसको बोलते हैं बिंदु स्पर्श डायोड। बस आपका क्वेश्चन यहाँ, मतलब इसका तो कहीं क्वेश्चन हमने पूरा जब पढ़ा है, इसका तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं, इसका भी जिक्र नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, यानी हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर अभिनत धारा तथा उत्क्रम अभिनत धारा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। बस सिंपल अभी ना बताया, धारा ज़्यादा होनी चाहिए, है समझ में आ रही है बात? बस आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, अगला क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा 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 है। क्या पूछ रहा है? देखो अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया, देखो जो लोग कहते हैं ना कि भैया पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते, भैया न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे आए हुए हैं पेपर में, बिल्कुल हल्के 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 हल्के, मतलब होने के नहीं तुम्हारे से। अब देखते हैं कौन कौन कर पाता है। कह रहा है निम्न परिपथ में 10 किलो ओम के परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। देखो डायग्राम आप सभी के सामने है, ये लो भैया, ये लो। इस वाले जो आपका ये प्रतिरोध दे रखा है ना, इसमें आपको करंट फाइंड आउट करना है, कितना करंट है इसमें, बताओ जल्दी से। डायग्राम को अच्छे से माइंड में सेट कर लो। भैया मैं 50 बार बता चुका, 50 बार क्या बता चुका, 50 बार बता चुका, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ऐसे ऐसा आलकस में मत आओ, नहीं तो पेपर में भी आलकस में बैठे रहोगे। पर अगर तुम यहाँ पे एनर्जी दिखाओगे ना थोड़ी सी, तो तुम्हारा भी मतलब हिसाब बन जाएगा एकदम कैलकुलेशन करने का, फास्ट फास्ट वाला। तो बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन लो, ऑप्शन भी तुम्हारे सामने है। ए अब दिख रहा है ना आधा आधा क्वेश्चन, चलो सही है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। बताओ भैया कौन सा आंसर इसका सही है। बताओ जल्दी भैया बता दो, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ भाई जल्दी बताओ। टेन टेने टेने ने ने टेन टेने टेने ने। और दो चार क्वेश्चन देख लो अगर कोई बढ़िया सा मिलता है तो। चलो जल्दी बताओ यार, इतना टाइम नहीं लगता। नहीं आया भैया आंसर? चलो देखना इसका डी आंसर होगा। अब तुम क्या होगा भैया डी आंसर क्यों होगा, अब देखो समझना इस चीज़ को।
देखो जेनर डायोड में क्या होता है बेटा, आपको पता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तुम्हें पता है इस जेनर डायोड के मध्य जो आपका वोल्टेज है वो 50 वोल्ट है, मतलब इस पॉइंट के बीच भी 50 वोल्ट होगा। हाँ भैया इस वाले पॉइंट के बीच भी 50 वोल्ट होगा। हाँ भैया इस वाले पॉइंट के बीच भी 50 वोल्ट होगा। हाँ भैया इस वाले पॉइंट के बीच भी 50 वोल्ट होगा। ध्यान से समझना, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। और पूछ किसके बीच रहा, पूछ रहा भैया इस वाले प्रतिरोध के बीच। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तुम्हें भैया ये तो पता चल चुका है कि इसके मध्य विभवांतर है 50, प्रतिरोधी है, धारा का मान पूछ रहा है। पागल हो, निकाल नहीं सकते। आई बराबर वी अपॉन आर, वी का मान कितना है 50, इसका मान कितना है आर 10, किलो का मतलब 10⁻3, इससे ये घट गया, पावर ऊपर आएगी 5 × 10⁻³ यानी 3 को क्या लिख सकते हैं, मिली लिख सकते हैं ना, 5 मिली एम्पियर। आंसर बताओ, डी आंसर। भाई ये बिना देख को क्वेश्चन हो जाएंगे, केवल केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब चीज़। कैसे हुआ भैया, भाई आपने पढ़ा था जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में काम करता है, तो इसका जो वोल्टेज यहाँ का होगा ना वो यहाँ का होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब सर्किट वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने 12th क्लास में, तो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वो यहाँ का होगा। तुम क्या होगा भैया ऐसा कैसे हो रहा है, पर देखो भैया अगर इसके बीच में प्रतिरोध आ जाता है ना तो वोल्टेज जो यहाँ का होता है फिर वो यहाँ का नहीं होता, वोल्टेज चेंज हो जाता है फिर, क्योंकि प्रतिरोध हमेशा वोल्टेज को रोकने की कोशिश करता है, धारा को रोकने का काम करता है। ठीक है चलो भैया, तो आंसर आ गया सभी का भैया। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा मैं, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा। मजाक तो वैसे भी मैं करता नहीं यार पढ़ाई के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा बताओ। जेनर डायोड वाला चिन्ह है, देखो यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है, बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा होगा होगा। टेन टेन टेन, यहाँ पे 15 वोल्ट है, ठीक है ना, ये 15 है, ये मिट गया था, ठीक है ना, देखो यहाँ पे 1 चमक रहा है ना, ये 15 है, ये 5 है और ये 1 ओम है। अब ये कह रहा है भैया पूरे परिपथ में, मतलब जो जेनर डायोड है इसका पूरे परिपथ में धारा का मान कितना होगा बताओ भैया। मुझे तो ऐसे ही चमक रहा है, इसका आंसर कितना आएगा। टेने 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 टेने, बताओ बताओ भैया, इतना टाइम थोड़ी लगेगा इसका। 15 में से 5 गए 10, 10 × 1 वो, और मिली का मतलब मिली। बताओ जल्दी। चलो भैया इसका है सी आंसर। बस सी कैसा है ये तो समझ लो भैया। तुम्हें पता है यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही यहाँ का होगा, यानी मैं बोल सकता हूँ 5 वोल्ट यहाँ का होगा, 5 वोल्ट ही यहाँ का होगा। अच्छा इस वाले पॉइंट का कितना है भैया, इस वाले पॉइंट का है 15 वोल्ट, 15 है, फिर बता रहा हूँ 15 है। और इस वाले पॉइंट का भैया, इस वाले पॉइंट का माइनस आ रहा है तो इसको मैं जीरो मान सकता हूँ, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाले टर्मिनल का वोल्टेज ज़्यादा होता है जबकि निगेटिव का कम होता है, तो मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको जीरो मान लिया। अब ये बताओ मुझे एक ही प्रतिरोध नज़र आ रहा है इसमें, अगर मैं धारा निकालना चाहूँ तो एक ही तो प्रतिरोध निकाल रहा है, तो बस यानी मैं एक काम करूँगा, क्योंकि इसके बीच में 2 वोल्टेज लगे हुए हैं, एक तो 15 का एक 5 का, तो मैं क्या काम करूँगा दोनों का डिफरेंस निकाल दूंगा। तो 10 इंटू क्या, आई निकालना है, तो आई बराबर क्या होता है वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। वी का मान कितना आया था भैया 10 आया था ना दोनों को घटाने पे। अच्छा और इसका मान कितना है भैया 1 किलो ओम, किलो का मतलब 10⁻3, और 3 ऊपर आएगा तो 10 की पावर 10 × 10⁻³ और 3 का मतलब क्या होता है माइनस का मिली, तो 10 मिली एम्पियर आंसर। समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है अगला क्वेश्चन है, करना भैया इसको तो एटलीस्ट आप कर दो यार, बेइज्जती मत कराना आज। लो भैया ये लो आंसर आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपका चल रहा है। अब ये मत कहना भैया क्या करा रहे हो, भैया पेपर में 2017 में आए हुए क्वेश्चन है सारे, ठीक है 17 में 18 में दोनों मिक्सअप है, 18 19 सब चल रहा है, जितने भी प्रीवियस ईयर है PYQ सारे क्वेश्चन ला दिए मैंने आप सभी के सामने। देखो सेम कॉन्टेक्ट जो अभी कॉन्सेप्ट लगाया था उसी से ही होगा ये क्वेश्चन। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो एक चीज़ और बोल रखा है इन्होंने कि LED का जो विभवांतर है वो 2 वोल्ट है, यहाँ का जो विभवांतर है 2 वोल्ट है। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा।
ठीक, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है सब चीज़। बताओ यहाँ पे 2 वोल्ट है, इसका विभवांतर। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा। बताओ मेरे शेरो, बताओ कैसे अटक से गए। डायग्राम से मत डरो देखकर, बिल्कुल भी वही कॉन्सेप्ट है ना यार। देखो जो वोल्टेज यहाँ का होगा वो यहाँ का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में प्रतिरोध हो गया, मतलब वोल्टेज चेंज होगा, पर हमें पता है इस वाले पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, नहीं होगा। जबकि इस वाले पॉइंट का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो मैं क्या काम करूँगा, 2 वोल्ट को मतलब 10 में से, क्योंकि मुझे इसका निकालना है ना धारा इसमें, तो इसमें से ये घटा दूंगा, तो 10 में से 2 गए 8, यानी मुझे पता चल जाएगा आई बराबर V/R। तो V कितना है 8, R कितना है 400। पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ। 4 दूनी 8, तो 2 लिख लूँगा। अच्छा इसको मैं क्या लिखूँगा, 2/, ये है ना। अच्छा अब तुम कहोगे भैया ऐसा तो कोई आंसर आ भी नहीं रहा, मिली में दे रखा। तो मैं देखो क्या काम करूँगा, मैं इसको 20 लगा दूंगा, मतलब 10 से गुना कर दूंगा, 10 से भाग कर दूंगा। तो अब ये पावर ऊपर आ जाएंगी, तो 20 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 20 मिली एम्पियर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पेपर में आए हुए हैं क्योंकि। चलो भैया बताओ, तीसरा जना चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। अब ध्यान रखना ये जेनर डायोड नहीं है, ये पीएन संधि डायोड है यहाँ पे केवल। कभी इसमें भी जेनर डायोड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। बताओ, पुचक बताओ जल्दी, इतना टाइम नहीं है बेटा। भैया देखो ये वाला पी वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, पी एन निगेटिव से जुड़ा हुआ, मतलब ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। यानी हम ये भी तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो भैया, मतलब ये तो ख़त्म ही हो जाएगा पूरा, बचा ये। हाँ, और ये इसके साथ क्या है, कौन से क्रम में होगा भैया, ये होगा श्रेणी क्रम में। टोटल निकालना 4 और 1 5 हो गया, जबकि हमें निकालनी धारा आई बराबर V/R। और V कितना है 10, R कितना है 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन भैया बी ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। समझ में आ रही है कैसे कैसे मैं कर पा रहा हूँ। लो भैया दोबारा मुझे लग रहा है दोबारा वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है दोबारा जो अभी करा था। ओके चलो भैया अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, बताना भैया कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। पहला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कोटो की गतिशीलता से अधिक होती है। और बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए भैया, सभी का, एक भी आंसर नहीं रुकना चाहिए भैया। भैया मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब तुम कहोगे भैया इलेक्ट्रॉन कोटो की गतिशीलता तो आपने पढ़ाई नहीं, इस वजह से तो क्वेश्चन लिया है, नहीं पढ़ाई क्योंकि आपकी बुक में नहीं दे रखा, इस वजह से मुझे क्वेश्चन लेना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि भाई उसको आप देख कर ही पेल दोगे। चलो पहला ऑप्शन देखो, इसमें ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन तथा कोटो की गतिशीलता होती है वो टॉप टेम्परेचर पर निर्भर ही नहीं करती, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी सिलेबस में नहीं है ना, इस वजह से। चलो भैया इसका आंसर बताओ, इस वाले क्वेश्चन का भैया आंसर बता दो सभी। ये लो टनल डायोड का क्वेश्चन है जो मैंने कल पढ़ाया था आपको। बताना भैया टनल डायोड के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह उच्च मंदित संधि डायोड है। देखो बताना असत्य कौन सा है, सत्य वाला नहीं बताना क्योंकि आपको पता है सत्य तो है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी डोपिंग करनी पड़ती है। देखो सुरंग डायोड के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जल्दी बताओ। बताओ यार, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस। सुरंग डायोड के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। लगभग 1500 क्वेश्चन की सीरीज चलाने वाला हूँ इस बुक की, इस वजह से कहता हूँ यार थोड़ा संख्या बढ़ाओ लाइव वॉचिंग की।
भाई देखो यार, असत्य पूछ रहा है ना भैया, डोपिंग अधिक करनी पड़ती है तो सही बात है। और भैया ऋणात्मक प्रवणता होती है, आपने ग्राफ बनाकर इस टाइप में दिखाया था कि वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे तो धारा का मान कम होता रहेगा, फिर एकदम नॉर्मल डायोड की तरह रिएक्ट करने रहेगा, इस वाले पॉइंट को वैली पॉइंट कहते हैं, ये मैक्सिमम होता है, ये इस प्रकार बनाया था ना ग्राफ। बस वही तो क्वेश्चन है। भाई यार पागलों की तरह ऐसा क्यों कर रहे हो? यह ऋणात्मक प्रवणता का दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, यानी असत्य बात नहीं है, सत्य बात है। यह दो की तरह व्यवहार करता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। तो गलत बात कौन सी हुई भैया? गलत बात हुआ ऑप्शन बी। क्यों भैया? क्योंकि आपने बताया था यह अगर में भी यूज होता है, उत्क्रम में भी यूज होता है, जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यह सदैव उत्क्रम अभिनति में यूज होता है। भैया पागल बना रहा है तो, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, असत्य है आपका ऑप्शन बी। ठीक है भैया, चलो अगला क्वेश्चन है। देखो ये वे वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको कई दिन पहले करवाए थे। ओके, चलो सब चीज़ तो इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। बताओ इसका मैसेज कर लोगे, मुझे उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे, क्योंकि मैंने करवा दिए थे 2-4 ऐसे क्वेश्चन। चलो इसका आंसर बताओ तो। धारा का मान पूछ रहा है प्रतिरोध में, 100 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान पूछ रहा है, 100 ओम के प्रतिरोध में। बताओ भैया क्या होगा? बताओ। सभी कर लेंगे, इसको छोड़ दो, ठीक है? वैसे आप देख लेना एक बार आंसर चेक करके। चलो भैया इसका बताओ आंसर, इसका आंसर क्या आ रहा? निम्न परिपथ में धारा का मान क्या होगा? बताओ। निगेटिव पॉजिटिव, पी एन निगेटिव पॉजिटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0। डी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है भाई, कैसा करा? भाई भैया पिछले 2-3 लेक्चर और देख लेना, हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुरंग डायोड में धारा में कमी का क्या कारण है? देखो बस टुच्चा सा क्वेश्चन है भाई साहब। गिराफ मैंने आपको बनवाया था ना, गिराफ जो बनवाया था सुरंग डायोड का, भाई साहब कितने सारे क्वेश्चन देखो मैंने करवा दिया आप सभी के सामने गिराफ बना बना के। अब मुझे क्या पता, आप बताओ इसका आंसर। अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, इसी वजह से कह रहा हूँ बेटा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करो। भैया हमारी समझ में ना आ रहा, हम तो डी ऑप्शन लगाएंगे, उपयुक्त सभी। बस पागल हो क्या? मतलब उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन मिल गए तो यार तुम सारे पिल लोगे? बेटा रैपट मारूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे उपयुक्त सभी लगाओगे तो। जो हमारा टारगेट है ना 90+ क्वेश्चन करने का, वो पूरा नहीं कर पाओगे, फिर अटक जाओगे बीच में। देखो ये क्या लगा रहे हैं, डी डी ऑप्शन। बेटा पिटोगे, अभी बोला है ना। अच्छा अब तुम कहोगे भैया कैसे, हमारी समझ में तो ना आता डी ऑप्शन के अलावा। उपयुक्त सभी देखकर तो हम हिल जावे, एकदम डी ऑप्शन पे नजर जावे। बेटा वो पागल बनाता है आपका, क्योंकि उसे पता है, वो होशियार हो चुका है अब। वो समझता है कि भैया उपयुक्त सभी लगाए देंगे बच्चे और निकल जाएंगे। देखो समझो, मैंने आपको ग्राफ बनवाया था सुरंग डायोड वाला, कि जैसे जैसे देखो ये कह रहा सुरंग डायोड में धारा में कमी का क्या कारण है, क्यों होती है भैया धारा में कमी? तो आपने कहा था भैया ये वोल्टेज है, ये करंट है। आपने कहा था कि भैया जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो धारा में कमी होने लगती है, ये कहा था नहीं कहा था? मतलब क्या, क्यों क्यों कमी हो रही है धारा में? भैया वोल्टेज में वृद्धि होती है ना, इस वजह से कमी होती है। समझ में आ रहा है क्या क्या, मतलब क्या क्या हो गया इस क्वेश्चन में? पर देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो तुम, पर धारा में तो कमी होने लगेगी एकदम से। बस वोल्टेज में वृद्धि होती है ना, इस वजह से होता है ये सब चीज़। ग्राफ को समझ लेना भैया एक बार और, फिर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी करा था, जिसका आंसर कितना आया था, आ कितना आया था इसका आंसर? बताओ, कोई बता सकता है इसका आंसर? 5 आया था, ठीक है। ओके चलो भैया, अरे वाह फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। ओके, लगभग 12वां 13वां क्वेश्चन हमारा कर रहे हैं आज। देखो मैं जो आपकी जो प्रैक्टिस सेट बैच आपका प्रैक्टिस बैच जो आने वाला है, उसमें डेली हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? भाई साहब धुआंधार तैयारी करनी है, 90+ की तैयारी करनी है, ठीक है ना? 90+ समझ रहे हो ना, मेहनत करनी पड़ेगी भाई आपको। जब सोने व एन प्रकार के मादी सिलिकॉन के बीच संधि बनती है तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। जिसने भी ये क्वेश्चन गलत कर दिया उसकी खुटाई होगी, ध्यान रखना। तुम क्या कहोगे भैया खुटाई क्या होती है? भाई पिटाई होती है भैया, समझ में आ रही है बात? खुटाई होगी बहुत तकड़े वाली। एंड करना है तो करना ही है भाई,
समझ में आ रही है बात? एटलीस्ट ऐसा तो कर लो जो आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। देखो भैया, यार अभी नहीं बताया था कि भैया मेटल होता है एक एन प्रकार का अर्धचालक होता है। इसमें हम क्या काम करते हैं, इनके बीच जो संधि बनती है ना, उसको मैंने कहा था शॉटकी डायोड होता है इस प्रकार का। देखो अभी नहीं बनाया था इस प्रकार, इस प्रकार ये कहा था, ये इस प्रकार मैंने क्या कर दिया था यहाँ पे, और मैंने कहा था यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक होता है, ठीक है। और मैंने कहा था जो अगर आप यहाँ से इसको अगर अभिनति में लगा दोगे अगर में, तो मैंने कहा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करने लगेंगे। अब ये मैंने कहा था ये सोने का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है। पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भैया जब सोने व अन्य प्रकार से माध्य सिलिकॉन के बीच संधि बनती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की ओर जाते हैं। तो भैया मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से सोने में प्रवेश करता है, ठीक है। समझ में, बस सोने में ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बताया ना था, मेटल में ही तो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है जिसका भी आंसर है। ठीक है भैया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, लगभग 15वां क्वेश्चन है शायद, या 14-15 जो भी है। क्वेश्चन है कमरे के ताप पर अर्धचालकों में होता है। सभी 90% बच्चे इसका आंसर गलत लगाएंगे मुझे उम्मीद है। बताओ क्या क्या इसका आंसर है। बताओ भैया, आंसर आने चाहिए सभी के जल्दी जल्दी। स्पीड बढ़ानी है मुझे और थोड़ी, 5 मिनट में, आने वाले 5 मिनट में क्लास कंप्लीट करनी। कमरे के ताप पर अर्धचालकों में होता है। देखो याद करो वो दिन जब मैंने आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, और मैंने कहा था भैया T बराबर 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपका जो अर्धचालक है वो आपका कुचालक की तरह बिहेव करता है। यदि हम रूम टेम्परेचर पर चले जाएं तो वो आप में उसमें क्या होगा, उसमें से संयोजी बैंड में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और चालन बैंड में एंटर करने लगेंगे। रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ बेटा, रूम टेम्परेचर की, ठीक है। तो मतलब क्या, यानी हम ये बोल सकते हैं खाली चालन बैंड होता है। भाई तुम तो पागल बना रहे हो, संयोजी बैंड जब इसमें इलेक्ट्रॉन थे इसमें जाने लगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी टेम्परेचर होता है। T बराबर 0 केल्विन अगर बोलता है ना तो हम कहते हैं इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे इसमें, यानी चालन बैंड खाली तो नहीं होगा, तो मतलब ये तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कह रहा है इसमें, जब ये गलत हो गया। अब ये कह रहा है उनके बीच एक बहुत बड़ा ऊर्जा अंतराल होता है। भाई ऊर्जा अंतराल हमको पता है, Eg का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, ठीक है ना। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो बस आंशिक रूप से भरा होता है संयोजी बैंड। मतलब समझ में आ रही है बात? तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका। पूरा समझ में मतलब समझ पा रहे हो कैसे कैसे मैंने क्वेश्चन को करा। चलो भैया अगला क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है इसको आप कर पाओगे। लगभग 15वां क्वेश्चन या 16वां जो भी है, ये मत देखना कौन सा क्वेश्चन है। अब मुझे आंसर चाहिए इसका। कह रहा किसी अर्धचालक में सांद्रण प्रवणता के कारण कणों की गति द्वारा उत्पन्न धारा को कहते हैं। भैया ये तो रामू वाला क्वेश्चन आ गया, रामू वाला क्वेश्चन आ गया भैया, जो अभी रामू वाली स्टोरी बता रहे थे तुम। बताओ भाई, मैंने कहा था ना रामू कहाँ को जाएगा, रामू अधिक से कम की ओर जाएगा। यानी इसका मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन ठीक है बताओ जल्दी। किसी अर्धचालक में सांद्रण प्रवणता के कारण कणों की गति द्वारा उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं। भैया ऑप्शन बी ठीक है, विसरण धारा कहते हैं। ध्यान रखना डेफिनेशन भी है विसरण धारा की। अच्छा अगला क्वेश्चन है, अगले तो अब तुम पेल दोगे मुझे उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता होती है, घटती है, बढ़ती है या वही रहती है, इनमें से कोई नहीं। भाई पेपर के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। बताओ सभी जल्दी जल्दी, आंसर आना चाहिए सभी का। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। भैया तुमने 3 बात बताई थी, बस मतलब बढ़ती है, ये ऑप्शन ठीक है सबका। चलो आगे चलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए ऊर्जा बैंड चित्र में आपको ने पता होता है संयोजी बैंड और चालन बैंड, और एक होता है आपको पता है बस यही है इसमें थोड़ा। पी प्रकार के अर्धचालक में ऊर्जा बैंड चित्र में होता है, गिराई ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होता है। ये अब बताओ इसका आंसर क्या है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा।
सारा नोट से आ रहा है पेपर, ध्यान रखना। पर आपको एक दो क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, ठीक है ना, जिसकी हम तैयारी कर ही रहे हैं। देखो प्रैक्टिस जो बैच होगा ना आपका, प्रैक्टिस बैच, उसका टारगेट यही होगा कि जो भैया नोट्स में जो चीज़ नहीं है उसकी प्रैक्टिस करके उसको आप फिट कर दो, ठीक है ना। बस नोट्स पढ़ लो और प्रैक्टिस बैच लगा लो भाई साहब, 90 या 80, मैं बस तुम्हें ही पता है, मैं ऐसा बड़ा ही नहीं मारा करता वैसे तो। ठीक है, बताओ जल्दी इसका आंसर। बताओ भैया क्या आएगा इसका आंसर। खुराक पिलेगी नहीं तो तुम सब में, जल्दी बताओ। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। भैया इसमें तो दिक्कत आ गई, हमें तो पता है कि जो आपका मतलब जो भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन या कोटर जो भी है, क्योंकि पी पी में आपका कोटर होता है, हमें पता है वो संयोजी बैंड के पास चला जाता है, क्योंकि एन में चालन बैंड के पास जाता है। यानी भैया हमारा तो ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये भी ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब ये बताओ गिराई आयन जाता है या दाता आयन जाता है। बताओ भैया बताओ, ऐसे काम नहीं चलने का आप सभी का। चलो अब मुझे पता है आप सभी का आंसर ठीक हो जाए, क्योंकि P4 क्या होता है, पी में से क्या हमेशा क्या होते हैं, दाता आयन ही तो होते हैं। दाता आयन होते हैं सर, गिराई आयन होते हैं, गिराई आयन होते हैं ना पी में। देख लेना कौन सा आंसर है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। वेरी 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 अच्छा क्वेश्चन और वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बताना क्या आंसर है। 17-18 क्वेश्चन जो भी है। कह रहा है विसरण नियतांक तथा गतिशीलता का अनुपात किसके समानुपाती होता है। जल्दी बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए भैया। बता दो जल्दी से, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। चलो भैया आप सभी का आंसर ठीक है, ए ऑप्शन। क्यों हुआ भैया ऐसा, मैं पागल हो क्या। बेटा बहुत फिट हो गए तुम, पढ़ाई नहीं कर रहे इसका मतलब तुम। अभी तो फॉर्मूला बताया था कि डी पी अपॉन म्यू पी बराबर होता है टी के, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ के टी अपॉन ई, क्योंकि ये भी कांस्टेंट, ये भी तो किस पर निर्भर कर रहा है, टेम्परेचर पे तो निर्भर कर रहा है। तो बस आपका ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। अब तो आगे वही क्वेश्चन है, थोड़े से वही आएंगे अटपटे से क्वेश्चन जो मैं आपको करवा चुका कई बार। देखो जर्मेनियम डायोड में उत्क्रम से अग्र का प्रतिरोध कितना होता है, बताना भैया, कोई बता सकता है। टेन टेने टेने ने 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 ने। जल्दी बताओ, आंसर आने चाहिए भैया सभी के। और एक बात और बताऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको, जिससे आपको थोड़ा सा भला हो सके। बताओ भैया बता दो। देखो भैया डी आंसर अभी तक, इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पर एक ध्यान रखना मेरी बात, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि, एक सेकंड वेट करना थोड़ा सा, एक वेट करना थोड़ा सा। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जर्मेनियम के लिए जो होता है ना लगभग 40,000 होता है ना, तो यहाँ पे एक जीरो और होनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं वैसे ठीक है, पर यहाँ पे एक जीरो और होनी चाहिए थी। वैसे क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे 40,000 होनी चाहिए थी, 4,000 नहीं होना चाहिए था। पर फिर भी इसके अकॉर्डिंग आंसर ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में गलती थी। अब ये तो पता है आपको, इसे तो पेल पेल के मार दोगे अभी सोने वाले क्वेश्चन को। देखो ध्यान रखना, सोने के स्थान पे यहाँ चांदी भी हो सकता है, लोहा भी आ सकता है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी बुक में मेंशन नहीं है। पर अगर आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये वाला, इसका आंसर ये वाला है, ठीक है। नोट कर लेना, नोट पॉइंट डाल के लिख लेना इस वाली चीज़ को,
ठीक है। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना जो सबको पता होनी चाहिए, वो भी पेपर में आती है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो सभी हो गया। देखो भैया, अब ये बताओ आप सभी, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। अब ये बताओ आप सभी, कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं, कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं। और डेली की तरह मैं फिर यही कहना चाहूँगा भैया, मेहनत करो और डेली कमेंट कर दिया करो वीडियो पे, जो भी आपको मतलब अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करो यार, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप इतनी सी तो मेहनत कर सकते हो ना। और इतनी मेहनत ये भी कर लिया करो, कल टेस्ट है, पता है ना, कल आपका टेस्ट है, मेहनत करके आना, लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट बना पड़ा है, टेस्ट होगा लाइव, अच्छा टेस्ट है, ठीक है ना। उसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।